दुनिया भर के बाजारों से आज मिले जुले सुस्ती और हल्की कमजोरी के संकेत। 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन एक्शन किस तरफ बढ़ेगा? 11,000 के नीचे या 11,100 के पार? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। खैर, आखिरी वाली हेडलाइंस बड़ी शानदार थी कि धुआंधार इंक्रीमेंट वहीं तो आज एडिटर स्ट्राइक वही हो जाए। साल में एक बार ये सब मौका मिलता है कहने का कि धुआंधार इंक्रीमेंट हो, शेयर शानदार। खैर चलो देखिए डिम्पी, आपका मेरा होना हो, किसी का तो हो रहा है। किसी का तो हो जाए। चलिए, हम इसी में खुश है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है देश भर में वो कि इस बार लोगों के इंक्रीमेंट काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पैसे कहाँ लगाने हैं, किन शेयरों में लगाने, उस पर खास शो है 10:30 बजे। ठीक है, तो पैसा आ भी रहा है और पैसा को कहाँ लगाना है उसकी रिसर्च भी ताबड़तोड़ तरीके से आपको बताई जा रही है। पहले इथेनॉल को लेकर हमने एक रिसर्च किया था, कल हमने फार्मास्यूटिकल्स को लेकर किया और कल एपीआई का मतलब चूर्ण, ये भी पता लग गया। खैर, हम जरा ट्रिगर्स की तरफ। इंक्रीमेंट की जब बात निकली तो मैं ये कह दूं कि हमारे डिम्पी कालरा हमारे बड़े स्टार परफॉर्मर है और कोई वजह ऐसी है नहीं कि आपका धुआंधार इंक्रीमेंट ना हो। इनफैक्ट आपका नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पूरी टीम। आप नेशनल टीवी पे कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, अपनी ही नेशनल टीवी पर। तो हमारी पूरी टीम दमदार काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत जोश, उत्साह और रिजल्ट भी आपको सामने दिख रहे हैं। हाँ। और जिस शो की आप बात कर रहे थे, रिसर्च गुरुकुल, मतलब सीरियसली मैंने और वरिंदर ने नहीं सोचा था कि इतना बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का। लोग क्वालिटी काम को पसंद करते हैं, ये प्रूव होता है। तो ठीक है, कहते हैं कि हमारा तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जिसको मिनट टू मिनट ट्रेड करना है उनके लिए भी है, दिन भर के लिए करना है, किसी को पोजिशनल ट्रेड सीरीज के हिसाब से करना है, किसी को 2-5 साल के लिए पैसा लगाना है, शेयर खरीदने या म्यूचुअल फंड, इक्विटी हो या डेट, गोल्ड हो या कमोडिटीज़, सबके लिए सब कुछ है। लेकिन जब आप कोई बहुत मेहनत करके, इस आधा घंटे के शो को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है कि कहीं कोई एक फैक्ट फिगर चीज़ गलत ना जाए। तो उतनी मेहनत के बाद अगर लोगों को इस तरह का क्वालिटी काम पसंद आता है तो ये उत्साह बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, ये काबिल तारीफ है और उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह की और कुछ बेहतर रिसर्च हम आपके सामने लगातार लेके आते रहेंगे ताकि ज्ञानवर्धक चर्चा वो आगे भी बढ़े। खैर, इस बीच आज के ट्रिगर्स जो काफी अहम है, जरा उसको देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स आज कमजोर है। ऐसा नहीं कि पिछले 2 दिन से बाजार के लिए बहुत बड़े ट्रिगर के तौर पर काम कर रहे थे, सुस्ती थे, लेकिन आज थोड़े कमजोर है। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज वीकली बेसिस पर दोनों की एक्सपायरी कटेगी। पोल अभी तक तो अच्छी ही बातें बता रहा है, कह रहा है कि 27,700 बैंक निफ्टी और कम से कम 11,000 बचाने वाला काम कर जाएगा निफ्टी। कैबिनेट की एक अहम बैठक है, ये चुनावों की तारीख से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक है। अभी तक जानकारी है कि सिर्फ चीनी और किसानों को ही लेके कुछ हो सकता है कोई और बड़ी अनाउंसमेंट भी हो जाए और इस सरकार की आखिरी बैठक है, क्योंकि उसके बाद चुनावों की तारीख आ जाएंगी तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। बायोकॉन का यूएस एफडीए से झटका लगा। इसके बेंगलुरु प्लांट पे आपत्तियां जारी की गई, 6 आपत्तियां हैं जिसके जवाब देने होंगे। फिलहाल उसका काम का असर बायोकॉन के शेयर पे पड़ेगा, उसका असर आज इसके स्टॉक्स पे पड़ेगा। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं। अब आते हैं जरा आज की ग्लोबल से लेके ट्रेंड के बीच में, ये सब क्या कहते हैं? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर। न्यूट्रल है, मैंने नेगेटिव नहीं रखा क्योंकि उसकी वजह है कि करेंसी मजबूत है 2 दिनों से। ठीक है, और अच्छी बात कल डिम्पी करेंसी में देखिए, कमजोर शुरुआत के बाद जो रिकवरी हुई है वो काबिल तारीफ है। ये मजबूती दिखाती है और इसी के दम पर आप देखिए बाजार भी हमारे मजबूती के साथ दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। तो करेंसी मार्केट पर हम इस वक्त रिएक्शन दे रहे हैं। तो मेरे लिए आज अहमियत न तो अमेरिका की 133 पॉइंट की कमजोरी की है, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हांगकांग या बाकी एशियाई बाजारों से है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि करेंसी मार्केट में हम किस तरह की शुरुआत करते हैं। और अगर करेंसी मार्केट में हम स्टेबल शुरुआत करते हैं, 5-7 पैसा ऊपर नीचे, तो वो काफ़ी है हमारे लिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मजबूत हो जाएं तो फिर तो क्या ही कहने, 70 के आसपास पहुँच जाए तो मतलब वो क्या कहेंगे कि कॉन्फिडेंस हिलोरे मारेगा कि भाई 70 हो गया रुपया। और एक वो होता है ना 70 और 69 का जो एक फ़र्क होता है, जैसे बाटा प्राइस होते हैं ना 199 रुपये 90 पैसे और 200 नहीं है, तो उसी तरह का हाल है। 70 के नीचे जैसे फिसला डॉलर, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो देखने लायक होगा। तो करेंसी मार्केट हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है आज के लिए और रुपए की ओपनिंग पर उस हिसाब से हमें नजर रखनी होगी। बाकी ट्रिगर्स में एफआईएस के संकेत हमारे लिए पॉजिटिव साइड पर है। आज घरेलू फंड्स ने फिर से कल बिकवाली की तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पर आ गए। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर है। नेगेटिव साइड पर इसलिए कि बाजार थोड़े से ओवरबॉट होने के संकेत दे रहा है। सेंटिमेंट कोई डाउट ही नहीं पॉजिटिव है, ट्रेंड अनडाउटेडली पॉजिटिव है।
ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है। लगातार हम आपको कई दिनों से भी कह रहे हैं, इसलिए 11,000 के स्तर आने पर भी ये ट्रेंड बदला नहीं बल्कि और तेज हुआ। अब तो हम 11,100 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं आज की रेंज पर जी। तो आज की रेंज निफ्टी की क्या है, छोटी रेंज और बड़ी रेंज? छोटी रेंज 11,075। ओके, ये छोटी रेंज है निफ्टी की, जिस पर फोकस कीजिए। मीडियम रेंज जो है वो 10,950 से 11,100 की बनती है। ये आपके लिए मीडियम रेंज हो सकती है। वैसे संभावना कम है कि आप 11,000 के नीचे फिसल कर ट्रेड करें, लेकिन हाँ 11,100 तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है मीडियम रेंज के ऊपरी सिरे तक की, ये संभावना भी बनती है। 10,925 से 11,150 ये एक्सट्रीम रेंज है जो मुझे नहीं लगता कि बाजार तोड़ने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर ये रेंज आप निफ्टी की मानकर चल सकते हैं। ठीक है। और बैंक निफ्टी 27,500 से 27,700 ये बैंक निफ्टी की आपके लिए ट्रेडिंग रेंज हो गई और बहुत छोटी और 200 पॉइंट की ही ट्रेडिंग रेंज है। 27,400 से 27,800 ये मीडियम रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। और अल्टीमेटली जो बड़ी एक्सट्रीम रेंज है वो वाकई में बड़ी है। 27,200 से 27,900 700 पॉइंट की होती है, थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन चूंकि 2 दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी ने जिस तरह का बड़ा उछाल दिखाया, अहम सपोर्ट जो आ रहे हैं वो काफ़ी नीचे आ रहे हैं, वो चीज़ तो दिख रही है। लेकिन चूंकि आज की कमेंट्री में मैं कह रहा था कि अगर आपको नेगेटिव साइड पर देखना है, वायदा कारोबार के डेटा में कह रहा है न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर है, तो उसकी वजह एक ही है, वो है पुट कॉल रेशियो। 1.8 पर पुट कॉल रेशियो है मंथली सीरीज का, और मतलब ओवरऑल, और वीकली का आप देखेंगे तो 2.10 पर है, जो कि साफ तौर पर ओवरबोट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 11,100 जहाँ पर अच्छा एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि वीकली सीरीज में 11,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में और 11,100 पर कॉल्स में, तो 100 पॉइंट की रेंज में ही दोनों जगह आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इसलिए 11,100 के नज़दीक बढ़ा हुआ पुट कॉल रेशियो, घटती हुई विक्स जो कि नीचे आ गई है गट के, ये तीनों कॉम्बिनेशन वो बता रहा है कि 11,100 के आसपास बाजार रुकना चाहिए, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय, यहाँ से 50, 75, 100 पॉइंट का एक करेक्शन बनता है निफ्टी में जो आ सकता है। तो ऊपरी स्तर पर सावधानी का मुझे आज संकेत आता हुआ दिख रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्योरली डेटा से बता रहा हूँ। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी पहले दिखाएगा साइन की प्रॉफिट बुकिंग। ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, ये कहना मुश्किल है फ्रेंकली, क्योंकि क्या है कि आजकल पिछले 3 सेशन से आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी बराबर प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे। किसी दिन बैंक निफ्टी बहुत जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कि 500 पॉइंट बढ़ा परसों, निफ्टी थोड़ा ठंडा था। कल निफ्टी ने मजबूती दिखाई, बैंक निफ्टी कम बढ़ा। इसलिए मेरे लिए ये सवाल आपका जायज़ है, लेकिन मेरे लिए जवाब देना मुश्किल है कि एक्चुअली करेक्शन की शुरुआत किससे होगी, ये मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तो करेक्शन की शुरुआत किससे होगी वो मैं आपको कहना चाहूँ तो उसका मेरे पास तरीका है। तरीका ये कि अगर 27,500 बैंक निफ्टी पहले तोड़ता है तो बैंक निफ्टी से करेक्शन की शुरुआत होगी, और निफ्टी अगर 11,000 आपको पहले तोड़ता है तो बैंक निफ्टी से शुरुआत होगी। तो दोनों में से कौन पहले अपना अहम लेवल तोड़ता है, तो वहां से करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऊपरी स्तरों से जो करेक्शन आना है वो पहले किस में आएगा, वो मेरे लिए मुश्किल है। निफ्टी में मैं कह सकता हूँ अगर निफ्टी 11,100 के आसपास पहुंचा तो हो सकता है वहां प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन वैसा लेवल बैंक निफ्टी में साफ साफ नहीं दिख रहा है। थोड़ा अंदाजा लगाना चाहूँ तो 27,800 हो सकता है। ठीक है। वैसे कल बैंक निफ्टी ने एक बार 27,500 तोड़ा था। हाँ, 27,498 लो। हाँ, मतलब मैं उसे डिम्पी फ्रेंकली 27,492 उसे मैं तोड़ना नहीं मानता ईमानदारी से, क्योंकि 27,000 के इंडेक्स में 10 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, डन। अब आते हैं जरा आज की पोजीशंस पे, जिनके पहले की पोजीशन माफ कीजिए, वो लंबी अवधि की, यानी कि उन्होंने खरीद रखा है, अभी भी उनके पास है। तो कल भी उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अब 11,000 अपना नया लेवल बना लिया। अब इसी को स्टॉप लॉस रखे। हाँ, अब 11,000 मतलब 5-10 पॉइंट समझ लें, भले ही 10,990 समझ लें, ज़्यादा सेफर साइड पर। मतलब बेसिकली 11,000 के आसपास अगर 11,000 के नीचे इंट्राडे में ट्रेड करना निफ्टी शुरू करे तो जो उनकी छोटे समय के लिए इंट्राडे के लिए पोजीशन है उन्हें निकल जाना चाहिए तेजी की पोजीशन से। और जिनके क्लोजिंग बेसिस पर जिनको पोजीशन रखनी है, और क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन रखने वालों को फायदा हो भी रहा है, राइट। वैसे देखा जाए तो अभी भी वो कल वाला जो स्टॉप लॉस लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे 10,850 का, वो बदला नहीं है। लेकिन फिर भी सेफर साइड पे मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आ रहा हूँ, वो होना चाहिए 10,925 का। ये आपके दोनों स्टॉप लॉस हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इंट्राडे स्टॉप लॉस 27,500 का है। 27,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आप इंट्राडे में एक बार की कमजोर होने का संकेत देंगे। क्लोजिंग बेसिस पर बहुत दूर है, बहुत दूर, देने का मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले लेवल आ नहीं रहा तो मुझे देना तो यही पड़ेगा 27,200। ये बार बार 27,200 बता रहे हैं ना, तो ये नोटिस करने वाला पॉइंट हो रहा है। हाँ,
रेंज में भी आया, ये क्लोजिंग बेसिस पर आप जो स्टॉप लॉस भी दे रहे हो 27,150 अब बहुत ये बड़ा, बहुत डीप है। बहुत डीप है। लेकिन क्या करोगे, अगर एक दिन में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ जाता है, दूसरे दिन फिर 100 पॉइंट बढ़ जाता है, 2 दिन में 600 पॉइंट बढ़ेगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ी एकदम से मूव होता है। अब मुझे समझ में आता है राकेश जी, कुणाल जी स्टॉप लॉस क्यों नहीं मूव करते जल्दी से बड़े हुए स्टॉक में। जब मैं कहता हूँ ना कि स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का दो, अब समझ में, जब खुद करते हैं तो पता चलता है, दूसरों के देख के पता नहीं चलता है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, ये 27,200 बड़ा नोटिस करने वाला पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेंज में भी आ रहा है, एक्सट्रीम रेंज में भी, और एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस भी बन रहा एक्चुअली है। ये तो आया 27,150 था, मैंने 50 पॉइंट थोड़ा और इज्जत ऊपर का रखते दिया, हुए इस और लेवल ऊपर को। का दिया, हाँ, कि इतना नीचे का कैसे दूं। ठीक है, 27,200। अब आते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनका शॉर्ट की थी, वो तो खैर बचे नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो कल से क्या परसों से ये कह रहे स्वाहा थे कि हो आप चुके हैं। सुहा हो गया, आप खत्म हो गए। खत्म करना। तो अभी कोई पोजीशन तो है नहीं शॉर्ट शॉर्ट की, में तो जिनकी है वो जाने, वो जाने। हमारी रिकमेंडेशन पे तो नहीं है, हमारे एनालिसिस पे तो नहीं है। हमारे एनालिसिस पे है तो फिर हम, हमारे हिसाब से तो देखो, लेवल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस तो आप टारगेट फॉलो करो मत करो, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करो। क्योंकि देखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे 100% होंगे, हमारे रोज होते हैं। हाँ। मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, कल भी रिलायंस पावर का हो गया है, 5 पैसे से ही हुआ, लेकिन हो गया होंगे, ये तो होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है आपके पास में। कई मार्केट घूमता है, कई बार कई सारी चीज़ें होती है, तो स्टॉप लॉस तो होंगे। हाँ, लेकिन साथ में अगर आपको कभी DHFL मिलता है, कभी रिलायंस इंफ्रा मिलता है, कभी कुछ और मिलता है, कभी सन फार्मा पूरी मिलता है, भरपाई होती है, और हाँ, तो- जबरदस्त हाँ, भरपाई तो- के साथ हाँ, बोनस भी आता है, ऐसे हाँ, समझिए आप। हाँ, तो दोनों चीज़ होंगी, बट नेट आपका पैसा बनना चाहिए बस। हाँ, ठीक है। अब आते हैं नई पोजीशंस पर। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक तो वीकली एक्सपायरी भी है, कुछ उसका एक्शन भी रहेगा, 2 दिन से बाजार चला हुआ भी है, ये भी है, तो ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में है। अभी फिर कैसे बनाए पोजीशन? बनाना है, जितना गैप से नीचे खुले उतना बढ़िया, मतलब लपक लेंगे ये 200 पॉइंट चली हुई निफ्टी से डर नहीं लगता? ना, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। डर तो चलने से नहीं लगता, डर डेटा से लगता है मुझे। डेटा हैवी हो रहे हैं, वो डर लग रहा है मुझे, तो मुझे ऊपर में सावधान रहना है। डेटा से डर लगता है, चलने से डर नहीं लगता। ट्रेंड तो अच्छा है, लेकिन जब ट्रेंड पे आपको है ना, मेरे लिए वो 3 चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो चाहिए ना, वो मुझे मिल रहा है, उसके मैं नज़दीक पहुंच रहा हूँ। बढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो, घटता हुआ विक्स, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का पुट या कॉल में एडिशन जो लेवल है 11,000 तो 11,100 ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। विक्स पिछले 3-4 सेशन में 25-30% गिर गया, ठीक है, और पुट कॉल रेशियो 1.8 है। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं ऊपर में नहीं खरीदूंगा, ये बात पक्की है। हमें लेना नीचे में ही है, और नीचे में लेने के लिए नई पोजीशन के लिए ऊपर में खरीदना नहीं है, तो ऊपर वाले तो फिर बेचेंगे ना, क्योंकि शॉर्ट्स तो रिकवर ऑलरेडी हो ही चुके हैं। आप कल हाँ, एक और चीज़ है, शॉर्ट्स कम है मार्केट में, शॉर्ट्स कम है, लॉन्ग ज़्यादा है इस वक्त। मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन होता क्या है भाई, ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल निफ्टी ने, पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है तो वो तोड़ा नहीं हो, या कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है वो पार नहीं किया हो, वो तो होते ही है, अभी भी किया है। हाँ, अभी भी किया है, होते ही है, तो वो तो कभी भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ये सावधानी रखनी कि जब तीनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा हो, तब मैं तो सावधान रहता हूँ। तो मेरे लिए ऊपर के लेवल पे खरीदना नहीं है आज, मैं अपने लेवल से खरीदूंगा, और वो लेवल है 11,000 का। ठीक है, 11,000 के आसपास आप खरीदेंगे। 11,000 के आसपास निफ्टी खरीदना है, और आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 10,925, दूर है, 75 पॉइंट दूर है। 10,925 स्टॉप लॉस है, 11,050। क्लोजिंग वालों का भी स्टॉप लॉस है। हाँ, क्लोजिंग वालों का भी 11,050, 11,075, 11,100, 3 टारगेट के लिए करनी है आपको तेजी। अब दूसरी चीज आई, बेचने की राय 100% है। कल भी मैंने बोला था 100% ऊपर में बेचना है, मौका मिलेगा, तो कल वहां तक पहुंचा नहीं आज, इसलिए मैंने थोड़ा 25 पॉइंट नीचे कर लिया। कल मैंने 11,100 पे बेचने की बात की थी, पहुंचा नहीं। 11,075 से 11,125, इस 50 पॉइंट की रेंज में डिम्पी जी के फॉर्मूले के लिहाज से किश्तों में बेच दीजिए, हर 25 पॉइंट पे बेचिए। 11,150 स्टॉप लॉस है, फिर से 11,000 आपको मिल जाएगा, और 100% मिलेगा। ये पूरे कॉन्फिडेंस और दावे से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जरूर बेचेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के 11,000 के दर्शन आज हो सकते हैं। तो डिप में आप बाय के लिए रखें, या तो सेल में 11,025 एक बार फिर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, जिनको ताज़ा पोजीशन बनानी है, खरीदना है। लेवल बहुत साफ नहीं दिख रहा है, 27,500 दिखता है, लेकिन मैंने डेटा, वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से डिम्पी 27,400, 27,500 की रेंज में खरीदने का मौका ढूंढा है। 27,650, 27,750 दो ऊपर के टारगेट हैं। स्टॉप लॉस 27,300 का आर्बिट्रेरी है, कोई लेवल नहीं है। यहाँ से 150 पॉइंट नीचे है ये जो खरीदारी की लेवल। हाँ, वहीं पे मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, मिल सकता है। और बेचना है तो 27,750, 27,800 ये मौका मिले रेंज में तो जरूर बेचेगा, और बेचेगा। ऐसा खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बेचेगा, मतलब मैं बेचने के लिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसा घबराने की जरूरत है कि नहीं बेचेंगे, हम बेच सकते हैं।
27,900 का स्टॉप लॉस है, 27,650, 27,550 दो टारगेट के लिए। ठीक है, एक बार जरा पुट कॉल रेशियो 1.8 इसके बारे में आप बता ही तो चुके हैं, ये गंभीर बात है। ठीक है, 15 का विक्स है, ये बात है। अब जरा सेक्टर्स आप बता दीजिए। पावर, इस सेक्टर में हम लगातार बुलिश है। टाटा पावर, रिलायंस पावर वगैरह हमने स्टॉक का काफी कल तो नीचे बकायदा लिया। कुणाल जी ने आपको बताई भी थी टाटा पावर्स के लिए, मैं उस समय शो के दौरान अच्छा, मैं भूल गया था कॉल देके एक्चुअली टाटा पावर का। हाँ, मुझे याद तो था कि दिया था। 67-68 के आसपास दी थी, कल 71 बंद हुआ है। तो ठीक है, पावर स्टॉक्स में निचले स्तरों से खरीदारी है और रहेगी। ऑयल एंड गैस, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अब गिरावट में आपको खरीदना है। कच्चे तेल के दाम ठहर गए हैं, रुपया मजबूत हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी आएगी इनमें। कल भी एचपीसीएल बीपीसीएल बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर जाके बंद हुए। अब आते जरा एफआईज और एफ एंड ओ के बिजनेस पर। एफआईज ने कल जो खरीदारी की है उसको डीएस को पसंद क्यों नहीं आ रहा? डीएस ने कल 850 करोड़ रुपए का माल क्यों बेचा? उनको सारा प्रॉफिट आ गया था, या फिर वो भारत के हैं, थोड़ा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा कर रहे हैं? समझ में तो नहीं आया क्यों बेचा है, लेकिन कुछ ब्लॉक डील्स भी है, तो हो सकता है उन ब्लॉक डील्स में थोड़ा बहुत फंड की तरफ से माल बिका हो। डीएसपी वगैरह का एक दो ब्लॉक डील्स में नाम आया है, तो हो सकता है उस वजह से भी हुआ हो। स्क्रीन पर तो ऐसी कोई सेलिंग थी नहीं, और घरेलू फंड आमतौर पर मिड कैप्स बेचना पसंद करते, तो हो सकता है डिम्पी एक चीज़ हुई हो कि दिग्गजों में थोड़ी उनकी तरफ से बिकवाली हुई और मिड कैप्स में खरीदारी हुई हो। एक चीज़ पक्का है, ये है ना, वो हमारी आदत है ना हिंदुस्तानियों की, भाई हम बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं हमेशा। ये घरेलू फंड मैनेजर भी है तो हिंदुस्तान के ये सारे, एक भी कोई हमारा फंड बाहर वाला तो चलाता नहीं है। वो अलग बात है कि बाहर जाके हमारे लोग उनके फंड चलाते हैं। तो वो तो खैर हमारे यहाँ मतलब दिमाग भी तो ज़्यादा है ना लोगों में। तो अमेरिका में कितने सारे सीईओ हिंदुस्तानी हैं, तो वो तो है, लेकिन कोई ऐसा अमेरिकन आके हमारा फंड चला रहा है ऐसा तो दिखता नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए जब है हिंदुस्तानी तो वो आमतौर पर आदत रहती है थोड़े पैसे बचा के रखें, थोड़े पैसे बचा के रखें, कभी कुछ करेक्शन आए तो लगाएंगे। तो ये वही मानसिकता, थोड़ा बचा के रखें, करेक्शन आएगा तो लगाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, बेचा तो ही 880 करोड़ का, लेकिन एफआईज के डेटा बहुत मजबूत है, और ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देने वाले कि छोटे मोटे करेक्शन से बाजार हिलेगा नहीं, डरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। 1131 करोड़ की कैश में खरीदारी, सामने सामने स्टॉक्स खरीदे 160 करोड़ के, और फ्यूचर्स में तो दोनों में खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे। हाँ, एक चीज़ कहता हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 450 करोड़ की खरीदारी है, 150 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स से, दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट थोड़ा घट कर आया, तो यहाँ पर हल्की शॉर्ट कवरिंग मान सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कैश में तो खरीदा ही है। 1100 करोड़ का कैश में खरीदना बहुत अच्छे, डेटा बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, बेहतरीन। अब आता है जरा एफ एंड ओ पे। एफ एंड ओ के हिसाब से एक तो 11,000 की इंपॉर्टेंस, एक तो भैया 11,000 आप कॉल पुट के बारे में बता रहे थे, एक तो इसके बारे में जरा और बताएं। 11,000 के पुट पे वीकली सीरीज जो आज खत्म होने वाली, कल 17 लाख शेयर जुड़े हैं। अच्छा, कल भी कल ही, और मंथली सीरीज में 7 लाख, यानी कि 24-25 लाख शेयर कल ही 11,000 के पुट पे जुड़ गए। इसलिए 11,000 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे हैं वो मजबूत है। 50 पॉइंट नीचे भी आ गए तब भी मजबूत है, कॉन्फिडेंस छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उनका पुट 11,000 का बेचा हुआ है। 11,000 के नीचे ट्रेड करने पर उन्हें तनाव शुरू होगा, वही तो बारूद बन जाएगा। हाँ, देखो मार्केट ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ओवरबॉट मार्केट का मतलब ये नहीं कि जैसे ही ओवरबॉट हुआ वैसे ही करेक्शन दे दे। मार्केट डेटा को ओबलाइज करता है, बिल्कुल करता है, 100% करता है, लेकिन कब, ये कब का पता नहीं होता। ये 11,100 से करेक्शन देगा या खुलते ही देगा, या 11,000 पहले जल्दी से आ जाएगा, ये पता नहीं होता। तो इसलिए आपको फोकस लेवल पर करना है, डेटा और लेवल को मैच करिए। मैं इसलिए ना, मैं एक डेटा पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मुझे 3 चाहिए, पुट कॉल रेशियो, विक्स, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है 11,100 के आसपास मिलेगा। 11,100 संभव आप पहुंच जाते तो वहाँ पे डिम्पी हो जाएगा कि आपका विक्स और घट जाएगा, ठीक है। फिर आपका पुट कॉल रेशियो 1.9 के आसपास हो जाएगा, फिर आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है ही वीकली सीरीज का, तो वहाँ पर बेचना चाहिए। तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा देखने वाली बात है, क्योंकि अब मैं 11,100 पर बेचना चाहता हूँ सपोज, तो ऐसा थोड़ी मैं सोचता हूँ 11,100 पे तो मार्केट मुझे ओबलाइज करेगी, आइए अनिल जी 11,100 आगे आप बेच दीजिए मुझे। वो अब 11,075 से भी गिर सकता है, 11,050 से शुरू हो जाए, यू नेवर नो, बट आपको ये सावधानी रखनी है। तो अब डेटा के लिहाज से 11,000 जब तक नहीं टूटता तब तक घबराइए मत। मैं वीकली और मंथली दोनों मिक्स करके आपको बताऊं, 54 लाख शेयर खुले हुए हैं 11,000 के पुट पे, इसलिए गिरेगा नहीं, इसलिए इसके नीचे जाएगा नहीं, और पूरी संभावना बनती है कि आप 11,000 के ऊपर की एक्सपायरी दें। अब जो जितना मजबूत सपोर्ट है डिम्पी, अगर वो किसी भी वजह से टूटता है तो फिर वो उतनी ही दिक्कत की बात बड़ी हो जाती है। 55 लाख शेयर, 54 लाख शेयर कम नहीं होते दोनों मिला के, बिल्कुल। इसलिए 11,000 टूटना नहीं चाहिए। 11,000 टूटा तो फिर वो त्राही माम वाला हाल है, बचाओ
50 एक पॉइंट ऐसे चुटकियों में निकलेंगे, आप पता नहीं चले। तो होना तो नहीं चाहिए, अभी लगता नहीं है, बाकी भगवान की मर्जी है। ठीक है, यानी कुल मिला के फिर से सब बाजी की बाजी राइटर्स के हाथ में ही है। वो पुट राइटर्स हैं या कॉल राइटर्स हैं, कुल मिला के बाजार को चलाने का, बनाने का काम राइटर्स का ही है। अब जरा बैंक निफ्टी का डाटा भी चाहिए होगा। बैंक निफ्टी पे देखिए 27,400 से 27,500 शानदार बेहतरीन परफेक्ट सपोर्ट जोन है, जहां पर 14-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों जगह कर रहा है। 27,400 से 27,500, तो 27,400 के नीचे बढ़िया वाली मंदी की शुरुआत होगी, जो 27,150 27,200 तक ले जा सकता है। बाकी 27,400 27,500 पर आते ही शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी होगी। ये अहम सपोर्ट है बाजार के लिए अब आज के लिए। ऊपर 27,700 से 27,800 की रेंज में 12 लाख शेयर हैं खुले हुए। यहाँ पर आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, थोड़ी शॉर्ट्स भी बनती हुई दिखेगी। रुकने का लेवल भी यही है बैंक निफ्टी में। तो नीचे 27,400 27,500 सपोर्ट के तौर पे देखिए, 27,700 27,800 प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट करने के तौर पे देखिए। सिंपल है बस। ठीक है, ये हुआ F&O का बिजनेस का एपिसोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा आज का स्टॉक ऑफ द डे वो भी देख लेते हैं। स्टॉक्स ऑफ द डे। स्टॉक्स ऑफ द डे। तो एक नहीं, फिर आज तो दो है। दो है, हाँ। एस लग गया ना, एस लग गया, प्लूरल हो गया। हमारे यहाँ तो हिंदी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। यहाँ तो सिंगुलर और प्लूरल दो ही होते हैं, है ना, बराबर है। हाँ, तो चलिए हम बहुवचन में हैं आज। पहला है इंडिया ग्लाइकोल, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर और शुगर सेक्टर को लेकर राहत के जो कुछ न कुछ खबरें आ रही है, ये फैसला हो सकता है और होने वाला है भी, लग रहा है। यहाँ खरीदारी की राय है, लेकिन स्टॉक चूंकि भगा हुआ है, 295 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए 315 325 के टारगेट के लिए। और दूसरी बात, जब खबर आ जाए तब प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अच्छा, हाँ, भगे हुए शेयर है ये आज है ना। देखिए सिंपल है डिम्पी, शुगर शेयरों के लिए, एथेनॉल से जुड़ी स्टोरी के लिए आज आखिरी खबर है जो चुनाव के पहले आनी है। करेक्ट। मुझे लगता है पर्सनली, आज के टॉप पे आप बेचेंगे तो आराम से आपको उसके नीचे वो शेयर बाद में मिलेंगे अगले 2-3 महीनों में। तो इन शेयरों को मैं ये नहीं कह रहा कि तेजी खत्म हो गई। शुगर पे सबसे पहला रिसर्च गुरुकुल हमने किया, लंबी तेजी है, लेकिन आप लंबी तेजी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म भी नहीं कहूँगा, मीडियम टर्म अगर आप एक व्यू लेना चाहते हैं, तो इतनी बढ़िया तेजी होने के बाद आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए आराम से। 15-20% का जब भी करेक्शन आए बाजार के मूड के साथ, तब फिर से एंट्री कीजिएगा शुगर शेयरों में। तो आज तो तेजी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आज की तेजी में ऊपर के लेवल पे फंसे ना, क्योंकि देखिए अब चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। मोस्टली कैबिनेट की आखिरी बैठक है, इसके बाद कुछ होना जाना नहीं है। तो अगर आज फैसला हो जाए तब भी बेचिए, फैसला ना हो तब भी बेचिए। बेचना है आपको। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के हिसाब से आज वैसे आपके लिए हाँ, ठीक क्योंकि है। आमतौर पर ना इन शेयरों में कोई बेचने की राय आपको देगा नहीं। हाँ। कोई ये कहेगा नहीं, सब कहेंगे अच्छा है लीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ लीजिए, लेकिन लेना मीटिंग के पहले, बेचना मीटिंग के बाद है। ऐलान आ जाए तो भी बेच दीजिए, ना आए तो भी बेच दीजिए। या 20% आप कमाएं या 20% का डिस्काउंट मिल जाए, बात तो एक ही है। बस हाँ, ये भी बात सही है ना। ठीक, लेकिन इस बीच दूसरा शेयर भी है आपके पास, बायोकॉन। बेचने की राय है, जो बेंगलुरु यूनिट को 6 आपत्तियां मिली है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शॉट नहीं दे रहा ये, क्योंकि एक तो क्या होता है कि आपत्तियां आपको पता हो कि ये 6 किस तरह की है, कितनी गंभीर है। अगर ये नहीं पता है तो फिर ऐसे में बेचने की मतलब कॉल में थोड़ा सा आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। और ये स्टॉक वैसे ही है ना, आइशर मोटर की तरह है, बहुत लोगों का फेवरेट है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बड़ा प्यार करते हैं इस तरह के शेयरों को, अपने इन शेयरों को भी लाल निशान में देख नहीं सकते, तो मतलब सारा पैसा लगा देंगे और वापस ऊपर कर देंगे। तो आइशर में ऐसे ही होता है, तो बायोकॉन भी वैसा हो सकता है। गैप से खुले तो बेचने से परहेज करें, अदरवाइज 610 590 दो टारगेट के लिए आप बायोकॉन को बेच सकते हैं। ठीक है, एक बार लेवल्स नोट करें, 610 और 590, यानी कि 600 के नीचे का भी है, और स्टॉप लॉस होगा 631 रुपए का। ये बायोकॉन के फ्यूचर्स के लेवल हैं जो आपको शॉर्ट करने के लिए। इंडिया ग्लाइकोल्स भी एक बार जरा लेवल्स वापस से आप नोट कर लें, इसमें 315 है, 325 दो टारगेट है और 295 एक स्टॉप लॉस भी है, तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। खैर, दोनों शेयर्स हमने आज आपको बताए। इसी तरह से हमने कल ठीक 24 घंटे पहले इसी समय आपको एक शेयर बताया था जिसका नाम है दीवान हाउसिंग। आप जरा एक चीज़ देखिए, समझिए, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे क्या बात थी। DHFL 132 रुपये 50 पैसे अभी चल रहा है। आज का लो 130 रुपये, तो मुझे 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस नजर आता है। मुझे लगता है आज के सेशन में कमाल करने की तैयारी में स्टॉप लॉस के साथ खरीदिएगा, बिल्कुल 135 137 के टारगेट रखिएगा। जो बड़े आरोप थे ना कि पैसा इधर उधर कर दिया है, फर्जी लोन दिए गए, वो सब उन्होंने खारिज किए।
तो मुझे लगता है कि आज उस हिसाब से DHFL के लिए अच्छा दिन हो सकता है तेजी के लिहाज से। 131 ये स्टॉप लॉस लगाना है, आपको खरीदारी करनी है। आज 135 पहला टारगेट रखिए, 137, 140 3 टारगेट के लिए आपको DHFL के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। दाव पे लग रहे थे 19% का बड़ा उछाल DHFL में अब आता हुआ दिख रहा है, तो शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। तो DHFL भी सुपर हिट हो चुका है, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। 160 के आसपास के वो टारगेट भी आपके हासिल हो चुके हैं। आपके साल भर में 19 शेयरों का 1% का स्टॉप लॉस भी लगाना, तो एक ही दिन ये शेयर 19% दे के आपके सारे घाटों को पूरा कर सकता है। इतना आसान तो नहीं है जितना आप बोल रहे हैं वैसे। नहीं 19% चलना चलना तो मुश्किल बात है, लेकिन हाँ फिर भी एक चीज है नहीं, कि मैं तो सिर्फ एक कैलकुलेशन की बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए कॉल तो सही गलत होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात परसों के दिन 3 कमजोर क्वालिटी के शेयर खरीदारी की राय देना और अपने आप में मतलब आपकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी रिस्क पे होती है। आप गलत जाएंगे तो लोग बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, आप मना करते हो और आप ही मना करते हो। आपने रिलायंस इंफ्रा भी रिकमेंड कर दिया, DHFL भी कर दिया, रिलायंस पावर भी कर दिया, तो ये बहुत रिस्की स्टॉक होते हैं। यहाँ पर मतलब ये मैं कहूँगा कि इस तरह के शेयरों को रिकमेंड करने के लिए सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 25 साल का अनुभव चाहिए जो वो काम आता है कि हाँ इस वक्त करना है कि नहीं करना है इनको। और वही देखिए 2 दिन में जो पैसा बना कर देते हैं। आप देखिए क्या कहाँ रिलायंस इंफ्रा 127-28, इनफैक्ट हम 123-24 से रिकमेंड करते हैं, 140 कल होके 143 होके आया। DHFL कहाँ से कहाँ पहुँचा है आप देख लीजिए। तो खतरों के खिलाड़ी वाला काम किया है, और लेकिन खतरों के खिलाड़ी का काम बहुत बेहतर रहा, बहुत शानदार रहा, और आपके सामने वो सारे के सारे शेयर्स भी हैं। खैर इस बीच हम आपका आज का हीरो शेयर भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो होगा 9 बजे, 9 से 9:05 के बीच में आज का हीरो शेयर भी आपके सामने रखने वाले हैं। रिसर्च टीम पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजत और पूजा आपको बताएंगे खबर वाले शेयर, दिवांशिका ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। अब तो आपको रोज पता लग ही गया होगा। सीधा रजत बताइए आज खबर वाले शेयर्स। बिल्कुल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक है और डिविडेंड पर ये बोर्ड बैठक होनी है, तो देखना होगा कि अनाउंसमेंट क्या निकल के आती है HDFC लाइफ इंश्योरेंस की ओर से। और ऐसी ही पावर ग्रिड, इसको भी हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोर्ड आज डिविडेंड देने पर फैसला करेगा। डिविडेंड का अमाउंट आज पता लगेगा। और विप्रो, अब आज है रिकॉर्ड डेट बोनस इशू की। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 3 शेयर्स के बदले 1 बोनस शेयर ये देने जा रहे हैं और उसकी रिकॉर्ड तारीख आज है, यानी कि अगर आज आपके खाते में ये शेयर होंगे विप्रो के तो आप इस बोनस के हकदार होंगे। अभी आप बात कर रहे थे शुगर रिलेटेड स्टॉक्स की और इथेनॉल से जुड़ी कंपनियों की कैबिनेट में बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों पर भी नजर रखें। यहाँ पर भी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें गोल्ड पॉलिसी, इंटीग्रेटेड गोल्ड पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। तो TVZ, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स के रडार पर हैं। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, इंपोर्ट ड्यूटी में कट करना, ये एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है इस बैठक का। और साथ साथ स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज, बुलियन बैंक, इन तमाम मुद्दों पे आज के सत्र में चर्चा होने जा रही है और हो सकता है कि इंटीग्रेटेड गोल्ड पॉलिसी को मंजूरी मिल जाए। इससे सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर है। बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में, सरकारी बैंक्स आज भी रडार पर हैं। वो इसलिए क्योंकि RBI OMO ऑपरेशंस शुरू करने जा रहा है और इन OMO ऑपरेशंस के जरिए 12,500 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो इन्फ्यूज की जाएगी सरकारी बैंक्स में। तो आज तमाम सरकारी बैंक्स फोकस में रहेंगे। और रडार पर रहेगा अरविंद, क्योंकि अरविंद फैशंस की लिस्टिंग होनी है, लेकिन ये कल लिस्टिंग होनी है। 5 शेयर्स अरविंद के बदले 1 अरविंद फैशंस का शेयरधारकों को मिलेगा। और सबको पता है कि कारोबार को 3 कंपनियों में बांट दिया गया है, अरविंद, अरविंद फैशंस और अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग की ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है और उसके बाद से ही अरविंद का स्टॉक बहुत तगड़ी रफ्तार में है। HDFC लिमिटेड, हम अवेट कर रहे थे कि डिविडेंड के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट आएगी और कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। अंतरिम डिविडेंड 3.5 रुपये प्रति शेयर का दिया है। 18 मार्च ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 18 मार्च को अगर आपके खाते में शेयर होंगे तो आप ये 3.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड के हकदार होंगे। और साथ ही साथ वेदांता ने भी अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। ये दूसरा अंतरिम डिविडेंड है जो कंपनी ने ऐलान किया है। 1.85 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान, और जो रिकॉर्ड तारीख बताई गई है वो है 14 मार्च। ठीक है, पूजा बताएं आप भी खबर वाले शेयर्स। जी, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस पर नजर रखिए। कल केयर ने कंपनी की शॉर्ट टर्म रेटिंग घटा दी थी और आज केयर ने रिलायंस होम फाइनेंस की लॉन्ग टर्म रेटिंग भी घटा दी और रेटिंग घटाकर A+ की दी है। और उनका मानना है कि लिक्विडिटी को लेकर समस्या रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस में अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा एंड्योरेंस टेक OFS का नॉन रिटेल जो हिस्सा है वो करीब 4.6 गुना सब्सक्राइब हुआ है और आज रिटेल के लिए ये OFS खुलेगा। तो ये एक अपडेट एंड्योरेंस टेक के लिए। LT फूड्स पर भी नजर रखिए। सब्सिडरी दावत फूड्स में प्रेफरेंस शेयर
शेयर के जरिए कंपनी 20 करोड़ का निवेश करेगी और ये जो निवेश करने जा रही है कंपनी ये बैलेंस शीट में सुधार के लिए करेगी। तो आज एलटी फूड्स फोकस में रहेगा इस खबर के चलते। एशियन ग्रेनाइटो कल बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कंपनी ने प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी किए हैं और इसके जरिए कंपनी ने करीब 90 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। तो यहाँ पर नजर रखिए, एमईपी इंफ्रा प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़वा लिए हैं करीब 48 लाख शेयर के और हिस्सेदारी करीब 2% की बैठती है। तो एमईपी इंफ्रा पर भी इसका एक एक्शन देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं श्री इंफ्रा की। कंपनी कुछ बड़े पी निवेशकों के साथ बातचीत में है करीब 1000 करोड़ की पूंजी जुटाने के लिए, जिसमें कि ब्लैकस्टोन और केकेआर का नाम सामने आ रहा है। ठीक है, ये कुछ एक और अहम खबरें हैं। अब जरा दिवांशी आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बता रहे हैं। पहले दिवांशी जरा मॉर्गन स्टैनली की जो इंडिया पे रिपोर्ट आई है, भारत को देखिए वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये रिदम देसाई कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अब चुनावी टाइम यहाँ पे आ चुका है तो बाजार चुनावी टाइम को अब फैक्टरिंग करना शुरू कर देगा और 10,500 और 11,000 की रेंज जो पहले बता रहे थे थोड़े समय पहले, अब वो जो रेंज है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा। वो यही मानते हैं जो कल हमने देख लिया। इसके अलावा वो ये मानते हैं कि यहाँ पे जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं वो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में। साथ ही यहाँ पे उनको जो सेक्टर्स पसंद है, बैंक, खपत, डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर उनको सबसे ज़्यादा पसंद है जहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मिड कैप पिक्स हैं उनकी आईजीएल, इंडियन होटल, साइएंट, इब्का लैब्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, अपोलो हॉस्पिटल और जुबिलेंट फूड, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे वो ओवरवेट हैं। साथ ही आज सीएलएसई की आईटी पर रिपोर्ट है। वो ये मानते हैं कि लगातार 10वां महीना है जहाँ पे जो भर्ती है, नौकरियां वो बढ़ रही हैं आईटी क्षेत्र में, जो काफ़ी पॉजिटिव है। 36% की बढ़त हमें इस महीने देखने को मिली है जनवरी के महीने में। और एचसीएल टेक और इन्फोसिस में खरीदारी की राय है और टीसीएस वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम है वो सबसे बेहतर है। इन्फोसिस पर सीएलएसए 930 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि छोटी अवधि में यहाँ पे मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा वैल्यू बाय यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि वैल्यूएशंस और ग्रोथ दोनों में सुधार दिख रहा है। सीएलएसए की जीपो रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की राय 670 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली आईडीएफसी फर्स्ट पे एक नेगेटिव रिपोर्ट है और जो लक्ष्य उन्होंने 35 का दिया था जो घटाकर अब 30 रुपये तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और मान रहे कि जो मैनेजमेंट ने आरओई का गाइडेंस दिया था 13 से 15% वो आने में लगभग 5 से 6 साल लग जाएंगे और वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हाल में नहीं दिख रहे हैं। यूबीएस की ओएमसी पर पॉजिटिव रिपोर्ट है। उन्होंने आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये तीनों कंपनीज पर अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं। बीपीसीएल पर 415 और एचपीसीएल पर 315 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और मार्केटिंग मार्जिन्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैक्वारी की आईटीसी पर रिपोर्ट है 376 तक के लक्ष्य और सिगरेट के मार्जिन्स पर दबाव अब कम होता हुआ दिखेगा। एबिट ग्रोथ यहाँ पे उनको दिख रही है। और आखिर में जेपी मॉर्गन की कॉटन ग्रीस पर पॉजिटिव रिपोर्ट है 240 तक के लक्ष्य हैं। लाइटिंग सेगमेंट और पंखे का जो सेगमेंट है वहाँ पे ग्रोथ अगर इससे भी बेहतर आती है आने वाले क्वार्टर में तो री रेटिंग की संभावना उनको दिख रही है। ठीक है, काफ़ी सारी रिपोर्ट और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है। आईटी को लेकर रिपोर्ट्स आने लगी हैं और आज 27,200 बैंक निफ्टी का जो आप लेवल बता रहे थे, आईटी को लेकर रिपोर्ट आ रही है। इसका कहीं कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए ठीक है, मार्केट के अंदर ही पता लगेगा कि क्या रिएक्शन होता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से, मेरे साथ हैं कुणाल जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से ही। और सबसे आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। श्रीकांत, हम कल ही आपको याद कर रहे थे, कल भारतीय इंफ्राटेल के कारण वो आपने जो कॉम्बिनेशन बताया था और वो कल भी काम कर गया। वो कल जैसे ही भारतीय इंफ्राटेल बोला, शुभम जी ने भारतीय इंफ्राटेल रिकमेंड किया। मार्केट डे हाई पे चल रहा है, हमने कहा मत करो प्लीज। हाँ, बोले नहीं ये चलेगा। मैंने कहा ये तो चलेगा, मार्केट गिर जाएगा। श्रीकांत जी कह के गए कि भारतीय इंफ्राटेल और मार्केट का एकदम उल्टा रिलेशन है। करेक्ट। और वो कल भी हुआ, फिर वहां से करेक्शन आया। 30 पॉइंट वहां से निफ्टी चला गया था उस समय बोलते और वो भारतीय इंफ्राटेल बन गया। तो कल हम आपको याद कर ही रहे थे इसी बात पर। बताइए सर, आज आपकी पिक्स कौन सी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, बिल्कुल ये जो बहुत सारे जैसे आप बोलते हो ना कि डेटा देखना चाहिए, वैसे काफ़ी सारे मैं कोरिलेशंस भी देखता हूँ डेटा के साथ साथ और वो कोरिलेशंस काफ़ी अच्छे वर्क होते हैं। तो इंफ्राटेल उसमें से एक एग्जांपल है। बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो डिम्पी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक रेंज में बना हुआ था और अभी भी रेंज के अंदर ही है। लेकिन इस बार के जो मोमेंटम है और जैसे डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो है उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि हम आने वाले टाइम में ऐसा देखेंगे कि ये जो 10,950 का एक जो बैरियर बना था मार्केट के लिए वो एक बेस बन जाएगा और मार्केट एक किसी रीज़न से शायद 11,200 250 के लिए चला जाएगा। उसके बाद जो भी करेक्शन आएगा वो 11,000 के करीब होगा, 10,900 के करीब होगा, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा और फिर मार्केट शायद और ऊपरी लेवल्स बनाते रहेगा। जैसे इलेक्शंस है, हमेशा मैंने देखा है कि इलेक्शंस पे ऐसे सिचुएशन पे आके मार्केट खड़ा हो जाता है कि तब अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग रखना है कि नहीं रखना है
और शायद मुझे लगता है कि इस बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम 11,500 600 के बहुत करीब आके बंद करेंगे और उस वक्त बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा माइंड में। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में, जैसे भी आपने अनिल जी ने भी बताया था कि जो डेटा है उसके हिसाब से 11,000 का लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है। आजकल पुट कॉल रेशो में एक दिक्कत ये हो रही है कि वीकली एक्सपायरी भी है और उसके साथ मंथली एक्सपायरी का भी डेटा होता है। थोड़ा समझने के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये ओवरबॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है एक्सपर्ट, वो लोग करंट एक्सपायरी में ज़्यादातर कॉल्स पुट्स बेच देते हैं और जो लॉन्ग एक्सपायरी होती है, जैसे मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें वो लोग लॉन्ग करके बैठ जाते हैं। वही एक्सपर्ट होते हैं कि जो बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि 11,000 नो डाउट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। अगर मार्केट 11,030-20 के रेंज में आता है तो बाय कर लेना चाहिए 10,980 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे नहीं लगता कि 10,980 के नीचे मार्केट रहेगा। बैंक निफ्टी में इस बार देखा जाए तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है और कल के दिन में जो फॉर्मेशन बना है वो बना है डोजी फॉर्मेशन, यानी कि एक कन्फ्यूजन वाला फॉर्मेशन बना है। बट बिकॉज कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और कहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कोई भी डेटा इतना कोई ख़राब नहीं है, तो समाव मुझे लग रहा है कि हम मार्केट शायद बैंक निफ्टी का 28,000 के करीब देख सकते हैं अगर मार्केट अच्छा रहा तो। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें बैंक्स और कुछ ऐसे स्टॉक्स पे बात करनी चाहिए कि जो स्टॉक्स काफ़ी नीचे अपने सपोर्ट के करीब आ चुके हैं। तो स्टॉक्स हैं कौन से आपकी लिस्ट में? डिब्बी मुझे लग रहा है कि उसमें हिंदुस्तान लीवर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक स्टॉक ऐसा है कि जो 1850-1860 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से करेक्शन करते करते 1700 के करीब आ चुका है, तो 10% जितना करेक्शन हो चुका है, जबकि मार्केट 11,000 के करीब है। तो यहाँ पे हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं 1700 से लेकर 1690 की रेंज में। स्टॉप लॉस रहेंगे 1680 के और टारगेट्स रहेंगे 1730 से लेकर 1740 के, जो पॉसिबल है क्योंकि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और एक अच्छा हमें जो स्टॉक लग रहा है वो है दूसरा स्टॉक इंडसइंड बैंक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में एक कंसोलिडेशन वाला फॉर्मेशन था और यहाँ से जो तेज़ी बनेगी वो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को 1570-1575 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें रखने हैं वो रखने हैं 1515 के। तो इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान लीवर, ये दो स्टॉक पे मैं दाव लगाना चाहूंगा। दोनों निफ्टी के दिग्गज स्टॉक जहां पर खरीदारी करना चाहते हैं। श्रीकांत तेजी के मूड में है, लेकिन पहले विकास जी को भी पूछ लेते हैं। विकास जी की लिस्ट बड़ी लंबी होती है। विकास जी कम से कम 5 शेयर तो खरीदेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। विकास जी ठीक है ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ठीक है बिल्कुल। पैसे भी तो बहुत है ना विकास जी के पास। नहीं देखिए, पहले तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। पैसा भी है, जज्बा, जुनून, सब नहीं कुछ है। देखिए, बाजार में बिल्कुल एक तेजी का माहौल बना हुआ है, खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। कुछ बोल रहे थे अनिल जी? अरे मैं और डिम्पी ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा था कि विकास जी के पास पैसे भी बहुत है इसलिए लिस्ट लंबी होती है, और डिम्पी का कहना है कि पैसे तो ही हैं, साथ में जज्बा और जुनून भी है खरीदारी का। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, जिस तरह से बाजार में एक सेंटिमेंट्स है, खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का, मुझे लगता है काफ़ी बीटन डाउन लेवल से बहुत अच्छी एक रिकवरी हुई है। बट ये मार्च का महीना है, यहाँ पे मुझे लगता है मिड कैप्स में अभी यहाँ से भी और थोड़ी स्टीम बाकी है, तो मेरी राय में खरीदारी करने का ही मौका होना चाहिए। हालांकि चूंकि बाजार पिछले 5-7 दिनों से खास करके मिड कैप्स में एक अच्छी तेजी हो गई है, तो थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं, गिरावट में खरीदारी करें। बट मुझे लगता है कि यहाँ से इस महीने में और एक अच्छी तेजी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी जानी चाहिए। तो मैंने 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं, पांचों ही मिड कैप सेगमेंट से है। पहला स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। एक तो पावर सेक्टर पूरा फोकस में है, दूसरा पीएसयू स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, और तीसरा आज इस कंपनी की इंटरिम डिविडेंड के लिए मीटिंग है। मुझे लगता है नाल्को की तर्ज पे इसमें भी एक अच्छा डिविडेंड आना चाहिए, और पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है पावर ग्रिड में खरीदारी करें। दूसरा स्टॉक रहेगा होम फाइनेंस कंपनी, रेपको होम फाइनेंस। एक अच्छी कंपनी है, अपने बीटन डाउन लेवल से काफ़ी अच्छा एक सब्सटेंशियल रिटर्न्स पिछले कुछ दिनों में हुआ है। बट मुझे लगता है कल भी जो अपने हाइट से थोड़ा बहुत करेक्ट होके एक वापस से थोड़ा नीचे बंद हुआ, हालांकि प्रीवियस क्लोज से ऊपर था, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में भी और तेजी हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। तीसरा स्टॉक है आईटी कंपनी माइंडट्री। मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स जो कि पिछले 2-3 दिनों से सबड्यूड है, वहाँ पे आज एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड रहना चाहिए। एंड विद इन द स्पेस मुझे लगता है माइंडट्री करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है, इसमें स्टेक सेल की भी खबरें की बातें हैं, तो मुझे लगता है माइंडट्री पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। चौथा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये इंश्योरेंस कंपनी और काफ़ी अच्छा कर रही है पिछले कुछ दिनों से। मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम इसमें बना हुआ है, यहाँ पे भी और अभी अपसाइड बाकी है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। और पांचवा रहेगा अमरा राजा बैटरीज। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है
और जिस तरह से ऑटो नंबर्स अभी हाल ही में आने लगे हैं और सरकार का एक फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, मुझे लगता है ये जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज, खास करके अमरा राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन दोनों में भी करंट लेवल से मीडियम से लंबी अवधि में अच्छी अपसाइड हो सकती है। और इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अमरा राजा बैटरीज आज के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लिस्ट में 5 ही शेयर हैं और 5 अलग अलग सेक्टर के शेयर हैं। ये और इंटरेस्टिंग है कि आपको जिस सेक्टर में आपको कोई शेयर हमेशा डाइवर्सिफाइड मिलेगा। डाइवर्सिफाइड, अच्छा है, बहुत बढ़िया। वो विकास की खासियत है, कभी भी एक सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे, अलग अलग तरह के स्टॉक। और आमतौर पर आप देखना 5 में से 4 तो पक्का परफॉर्म करके जाएंगे। आज 3:30 बजे देख लेना आप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉल, लेकिन इंट्राडे में भी गजब का इनमें मूव आता है, तो इसलिए आज ध्यान रखिएगा। सारे के सारे शेयर आपको स्क्रीन पर बार बार दिखाए जा रहे हैं, आप नोटिस भी कीजिए। पावर ग्रिड, रेपको होम्स, माइंड ट्री, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एक अमर राजा बैटरी, ये 5 शेयर हैं। ठीक है, कुणाल जी भी इस बीच हमारे साथ हैं। कुणाल जी, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, आपको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज आपके शेयर कौन से हैं सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। Morning, sir. देखिए डिम्पी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बधाई मुझे दी है। और केवल बधाई से काम चलेगा नहीं, वैसे आपको पार्टी देनी होगी। सर पार्टी आपको देनी होगी। 2 शेयर पार्टी आपको देनी होगी। पार्टी आपकी तरफ से बनती है। ये अच्छा कुणाल जी, नहीं एक मिनट, मैं कुणाल जी की बात का समर्थन करता हूँ। हमारे लिए 2 पार्टी, कुणाल जी तो मुझे देने वाले ही है, डिम्पी जी की पार्टी में भी मैं ना हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, तो मेरे लिए 2 पार्टी होगी है। देखिए कुणाल जी, देखो आपको तो रखनी पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आप डिम्पी जी से मांग रहे थे, डिम्पी जी भी तो चाचा बने हैं, मना कैसे कर सकते हैं? बताइए सर। अनिल जी, मांग तो जायज है मेरी। हाँ बिल्कुल, मांग जायज है। 100% बिल्कुल जी, बताइए सर। अनिल जी, देखिए बिकवाली की राय है सबसे पहले, और बेचना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। कल हम देख रहे थे कि बाकी सारे एनबीएफसी स्टॉक्स तेज हो रहे थे, इस काउंटर में कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कुछ न्यूज फ्लो भी नेगेटिव हो रहा है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपको गिरावट आते हुए दिख सकती है। 705 के लक्ष्य से शॉर्ट करें, 745 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। खरीदारी की राय है जुबिलेंट फूडवर्क्स में। मुझे इसमें कल एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था, मैंने अंतिम क्षणों में कहा भी था कि जुबिलेंट फूडवर्क्स पर ध्यान दें। मौजूदा स्तरों पर मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1309 रुपए पर रखे, 1309 पर, और टारगेट होगा 1345 रुपए का। और अनिल जी, आपको एक चेतावनी है कि आज अगर निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने एक महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ा, तो मैं आपके क्षेत्र में छापामारी करने के लिए प्रवेश करूंगा। तो घुसपैठ की पूरी संभावना आज दिख रही है। तो वो लेवल है, एक मिनट मैं बता देता हूँ, रुकिए। बैंक निफ्टी, हाँ मैं तो कैश का बताऊंगा, फ्यूचर का नहीं बताऊंगा। एक मिनट दीजिए। 27,700 जी फ्यूचर में लेवल है 27,770। 27,770 एग्जैक्टली, क्योंकि कल 67 पॉइंट 67 पॉइंट की प्रीमियम पे बंद हुआ है, तो 27,700 पे 67 पॉइंट यानी 70 पॉइंट की प्रीमियम के लिए। इतने विचार तो मुझे नहीं लगता कुणाल जी आपके भाभी जी से भी मिलते होंगे। ठीक है, अब क्या बोले कुणाल जी को, आपने वो बात बोल दी, कुणाल जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे। कुणाल जी कुछ तो बोलिए। के लिए कुणाल जी स्टॉक से बता, इस सवाल का जवाब देने में खतरा है, इसका जो भी मैं जवाब दूंगा मेरे पे उल्टा ही पड़ेगा, तो जवाब नहीं देना बेहतर। ठीक है, चलिए कुणाल जी लाजवाब हो गए। लाजवाब। चलिए आइए, ये तो स्टॉक्स हो गए। अच्छा स्टॉक्स, हाँ विकास जी के ले लिए कुणाल जी। कुणाल जी, एक और स्टॉक है आपके, ये 2 ही हैं? 2 ही है जी, 2 ही, आईबोल हाउसिंग और जुबिलेंट फूड। चलिए अब जय ठक्कर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी सिक्योरिटी से, और जय से भी ले लेते हैं उनकी पिक्स। जय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो अपनी पिक्स आज की। गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। अनिल जी, मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमें डेफिनेटली 27,700 750 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे बिल्कुल आपने कहा कि जो हिसाब से कल की क्लोजिंग थी, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो हमें डेली चार्ट पर देखने मिला उसके ऊपर आई है, और दैट विल डेफिनेटली हेल्प निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए। और आई होप कि निफ्टी इस बार 11,150 के लेवल ऊपर की तरफ टच कर दे और उसके ऊपर क्लोज भी कर दे। 2 सेक्टर्स है, मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, डेफिनेटली मेटल। और उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा अनिल जी के
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आईटी स्टॉक्स में यहाँ से भी थोड़ी एक बाउंस बैक देखने मिलनी चाहिए। सो ये 2-3 सेक्टर्स है जहाँ पे मैं कहूँगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। पहला मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा हिंडाल्को पर। मुझे ऐसा लग रहा है कल भी अच्छा एक क्लोज हमें देखने मिला है हिंडाल्को में। यहाँ से लगभग 207 ये पहला टारगेट रहेगा, इसे बाय करके चलना चाहिए। और दूसरा टारगेट रहेगा 210 का। हिंडाल्को में ऑन द लोअर साइड में कहूँगा 199 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा। तो हिंडाल्को पहला मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा आज का। ठीक है, 207 210 ये 2 टारगेट हैं। 199 का एक स्टॉप लॉस है हिंडाल्को पे। जय, आपका दूसरा शेयर कौन सा है? एक तो आपने मेटल पे बताया हिंडाल्को, भाई का आईटी भी आप कह रहे थे ना कि आईटी पे भी ध्यान रखना है। बिल्कुल डिब्बी, ऐसा है कि कुछ समय से अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें काफी देखने मिली है। और जिसमें टाटा एलेक्सी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी मूव अपसाइड दिखा रहा है। बट एनआईटी टेक एक ऐसा स्टॉक है जो अप ट्रेंड में रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप आईटी मिड कैप स्टॉक्स का अगर कोरिलेशन देखोगे तो इन दोनों का कोरिलेशन कहीं ना कहीं अभी 0.293 के आसपास आ चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एनआईटी टेक यहाँ से एक अच्छा मूव हमें ऑन दी अपसाइड दिखा सकता है। इसमें जो हिसाब से एक लोअर एंड पर मैं कहूँगा एक सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने, और अच्छा एक चैनलाइज मूव भी देखने मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1450 तक के लेवल्स यहाँ पे एनआईटी टेक में पोजिशनल बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। तो इसे बाय करके चलना चाहिए। ऑन द लो साइड में कहूँगा कि ये स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट डिप भी बन चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में 1350 तक के लेवल्स जो है ऑन द लोअर साइड विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। एनआईटी टेक भी बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखे? 1316 पे बंद हुआ है इसका स्पॉट। 1250 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1250 एक स्टॉप लॉस है, 1450 एक टारगेट है। तो इस रेंज के अंदर एनआईटी टेक चल सकता है। थोड़ा नीचे मिल जाए तो और बेहतर है, नहीं तो आप 1450 के टारगेट के लिए पोजीशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस तीनों तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड लें। जय की 2 ट्रेड भी हो गई, एक तो हिंडाल्को, दूसरा एनआईटी टेक। जब आईटी की बात छोड़िए, इस पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है। कुणाल जी जरा इन्फोसिस पे सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है ये कह रहे हैं 930 हो जाएगा। कल बाजार में काफ़ी खबरें चल रही थी कि हो सकता है इनके मार्जिन पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कल ही मैनेजमेंट ने भी क्लियर कर दिया कि हम मार्जिन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, हमको ग्रोथ मिले ना मिले हम अपने मार्जिन नहीं घटाएंगे। इसके बाद ही सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और वो 930 कह रहे हैं। तो आज इन्फोसिस कमान संभाल सकता है, वो इसलिए क्योंकि 27,200 का अनिल जी बार बार आज बैंक निफ्टी का लेवल बता रहे हैं। थोड़ी भी चर्निंग हुई, थोड़ा बहुत भी पैसा अगर बैंक निफ्टी से बाहर आया वीकली ऑप्शंस के जरिए, एडजस्टमेंट के जरिए, तो शायद आईटी की तरफ जा सकता है। देखिए पूरी संभावना है डिम्पी। इन्फोसिस आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सत्रों से, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आती है जो कि 746 रुपए फ्यूचर्स में है। 746 जैसे ही इन्फोसिस निकालेगा इसमें एक इंट्रा पीरियड ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि 762 रुपए का पहला टारगेट और 780 रुपए का दूसरा लक्ष्य बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स तो बिल्कुल 900 रुपए के ऊपर के सुझाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो पहला टारगेट 760 रुपए का और दूसरा 780 रुपए का होना चाहिए, शर्तिया कि इन्फोसिस 746 के ऊपर टिक पाने में कामयाब हो। ठीक है, 746 के ऊपर आएगा तो आपको 760 जरूर मिलेगा। इन्फोसिस पे आप थोड़ा ध्यान रखें, आज रिपोर्ट भी है और कन्विक्शन भी दिख रही है। इसके अलावा कुछ एक और अहम फैसले भी, जैसे कैबिनेट की आज एक बैठक होने वाली है। विकास जी, आप तो क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी शेयर्स को ट्रैक करते हैं, ये जितने शुगर वाले शेयर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से चले हैं, आज बैठक के अंदर फिर से एथेनॉल को लेकर और लोन पे सब्सिडी को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इन शेयर्स में बने रहना है, शुगर वाले में, एथेनॉल छोड़िए, शुगर वाले शेयर्स में। देखिए डिम्पी, जहाँ तक शुगर सेक्टर का सवाल है वो भी ज़्यादातर आजकल एथेनॉल के ऊपर ही चल रहे हैं। जिन जिन कंपनियों में एथेनॉल की कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये जो आज कैबिनेट की मीटिंग में अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो मुझे लगता है चूंकि पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी तेज़ी हो गई है, तो फिर मेरी राय रहेगी कि जिनका ट्रेडिंग का ही नज़रिया था उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए न्यूज़ आने के बाद। खास करके प्राज इंडस्ट्रीज़ और इंडिया ग्लाइकोल जैसे जो शेयर्स हैं जो काफ़ी चल चुके हैं, और आज ये एथेनॉल पे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता तो इनमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल रहेगा। बट वो एक अपॉर्चुनिटी होगी फ्रॉम अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप थोड़ा प्रॉफिट्स बुक करें और फिर नीचे आवे तो वापस फिर खरीदारी करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये जो भी पॉलिसी डिसीजंस है इनके कारण ये इस तरह की कंपनी अच्छा करेगी। और इसके अलावा शुगर स्पेस में भी बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, जिनमें अच्छी कैपेसिटी है एथेनॉल की, मुझे लगता है वहाँ पे एक तेज़ी बिल्कुल हो सकती है। बट अगेन यही कहूँगा कि जिनका एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें अगर पोजीशंस ली हुई है या स्टॉक लिया हुआ है
तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस उछाल के बाद बिल्कुल बुक करना चाहिए और फिर नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, सेक्टर ठीक है, सेक्टर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अभी आप कह भी रहे थे। हाँ, लेकिन भाव से भी एंट्री और एग्जिट होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। तो हर इसलिए चीज़ भाव से अच्छी है, भाव से खराब है। तो क्योंकि अब आज के ऐलान के बाद ये होगा डिम्पी के अब अगले 2-3-4 महीने के लिए नया ट्रिगर कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि कोई 3-4 महीने ट्रिगर नहीं, इसका मतलब सेक्टर खराब हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह सब अच्छे ही आएंगे, लेकिन आपको एक मौका मिल जाएगा फिर से एंट्री करने का, तब वापस कर लीजिएगा। तो आज ऊपर में एंट्री न करें, आपको मौका मिलेगा, और अगर आपकी सही लेवल पर एंट्री हुई है, मुनाफा वसूली करिए, फिर से वापस लीजिएगा। लेना तो है ही है, खरीदना तो ही है। रिसर्च गुरुकुल में जब बोल दिया कि 2-3 साल की स्टोरी है शुगर में, एथेनॉल की बड़ी स्टोरी, तो आपको खरीदना ही है सही लेवल पर। ठीक है, जब इस बैठक की बातचीत चल रही है तो इस बैठक में ये भी है कि हो सकता है गोल्ड पॉलिसी को लेकर भी कोई बातचीत हो जाए। एक शेयर है टाइटन जो कि अच्छा रिएक्शन भी दिखाता है। कल हमने एक बुल स्प्रेड भी आपको दिया था, शुभम ने आपको ट्रेड दिया था ऑप्शंस का, और एक कल दिन के ऊपरी स्तर पर जाके बंद भी हुआ है। एक बार श्रीकांत, ये जरा टाइटन का चार्ट देखियो और इसमें क्या करना चाहिए। कल का प्रॉफिट भी है निवेशकों का, और आज अगर कुछ लेना है तो फिर कैसे ले। देखिए, टाइटन एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें हमेशा एक हायर बॉटम हायर टॉप की एक सीरीज़ बनती है। इसका मतलब काफ़ी क्लियर है कि इसमें हमेशा कोई भी डिक्लाइन अगर आती है तो उसमें बाइंग आ जाता है, और इसी वजह से ये स्टॉक जो भी करेक्शन देता है उसके बाद काफ़ी अच्छा रिकवर भी कर लेता है। इस बार भी इसके जो करेक्शन थे वो काफ़ी डीप थे, लाइक 1070-80 जाने के बाद अगर 1000 के करीब अगर ये स्टॉक मिल रहा है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फॉर इन्वेस्टर्स। बट मुझे लगता है कि चूंकि एक रेंज में है, मुझे लगता है 1065-70 के करीब जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा ये रुक सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस बनी है, जैसे अगर पोजिशनल व्यू से अगर किसी की पोजीशन अगर बनी है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके जो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स थे वो थे करीब करीब 950-1000 के करीब के थे, और तब हमने टारगेट्स दिए थे 1250 के। मुझे लगता है उन्हीं टारगेट्स के लिए स्टॉक अभी भी जा रहा है, तो करंट लेवल से कोई भी अगर करेक्शन आए तो इसे लॉन्ग लेके चलना चाहिए। अगर आज शॉर्ट टर्म की व्यू है, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर काम करना है तो प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट दीजिए, 1075 के करीब करीब इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ विकास जी आपसे, वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। कल इनका ऑफर फॉर सेल खुला था, बड़े इन्वेस्टर्स ने तो अच्छा दम दिखाया भाई, 4.5 गुना भरा है, और जो सोचे थे कि फ्लोट प्राइस भी इन्होंने 1100 की रखी थी ना, उसके मुकाबले में तो स्टॉक काफ़ी ऊपर है, 1100 के मुकाबले में 1150, हालांकि 8% तो गिरा है, 9%। आज रिटेल के लिए है ऑफर फॉर सेल, खरीदना है कि नहीं, खरीदना तो क्या भाव में खरीदना है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ऑफर फॉर सेल में डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगर 1100 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है एक अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, और ये एक बार ये जो ओवरहैंग है, जो प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिसका कारण यही है कि उनकी करंट में हिस्सेदारी 75% से काफ़ी ऊपर है। तो चूंकि ये एक सेबी की रिक्वायरमेंट है कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% के नीचे होनी चाहिए, तो उस कारण से बेच रहे हैं। बट एक अच्छा मौका है लंबी अवधि से जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं उनके लिए। मुझे लगता है 1100 के आसपास मिले, अगर 1120-25 भी मिले तो जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है उनको इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कुणाल जी, इसमें ना 2 कैश के शेयर हैं, जरा जल्दी से देख लीजिए, कुछ ट्रेड हुए हैं उसमें। एक तो JBF इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 22 फरवरी से 5 मार्च के बीच में प्रमोटर्स ने करीब 2.5 लाख, 2.25 लाख शेयर खरीदे हैं। एक तो JBF इंडस्ट्रीज के बारे में बताएं, 19.5 रुपये का शेयर है ये। देखिए डिम्पी, बेहद कमज़ोर चार्ट स्ट्रक्चर है। ये काउंटर एक समय पर 250-300 रुपये ट्रेड करता था, आज 19 रुपये इसका भाव रह गया है मात्र, और अब प्रमोटर खरीदने आए हैं। मुझे लगता है कि इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। जिनके पास निवेश है उनको तो देखिए अब मैं केवल सांत्वना ही दे सकता हूं, लेकिन जिनके पास निवेश नहीं है बिल्कुल प्रमोटर की बाइंग से आकर्षित ना। ठीक है, एक कैश का और शेयर है, पहले बड़ा फेमस हुआ करता था, एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये एविएशन से जुड़ा था, डिफेंस में काम करता रहा। इसमें भी 26,200 शेयर हैं, प्रमोटर्स ने खरीदे, कल ही खरीदे हैं एक्चुअली। देखिए डिम्पी, यहाँ पर जरूर एक बॉटम बनता हुआ लग रहा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव में हाल में एक अच्छा करेक्शन आया, ये स्टॉक 140 से करेक्ट होकर 82 रुपये तक आया है, और 75 के पास आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और आज आप बता रहे हैं कि प्रमोटर भी खरीदारी कर रहे हैं, तो यहाँ जरूर संभव है कि आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। 100 रुपये तक का पुल बैक एस्ट्रा माइक्रोवेव में देखने को मिल सकता है, तो इसमें खरीदारी की राय है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 75 रुपये पर रखें, और 100 के लक्ष्य से मुझे लगता है बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए एस्ट्रा माइक्रोवेव पर।